अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अबाउट एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। मेरा नाम असफंद यार है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज कंटिन्यूड है। आज लेक्चर नंबर 2 इट इज़ रिलेटेड टू जियोसेंट्रिक एंड हेलियोसेंट्रिक फिलॉसफी है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट एस्ट्रोनॉमी। Astronomy में we have discussed about basics of astronomy, what is universe and different part of universe, and also discussed beginning and end of universe. Now हम अपने टॉपिक को और एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं एंड एज पर द सिलेबस ऑफ CSS आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इट इज जियोसेंट्रिक मॉडल एंड हेलियोसेंट्रिक मॉडल। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जियोसेंट्रिक मॉडल से या जियोसेंट्रिज्म। जियोसेंट्रिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है या एक ऐसा फलसफा है जो कहता है कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर है। जियो मीन्स अर्थ एंड सेंटरिज्म मीन्स सिस्टम। Geocentrism means a system or a philosophy or an ideology which says Earth is the center of the universe. इस बात की शुरुआत फिथागोरस से हुई थी या पैथागोरस से हुई थी। उन्हों का कहना ये था, उन्होंने पहली बार जियोसेंट्रिक मॉडल की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं दे आर मूविंग जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, जिसमें अर्थ को सेंटर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम एक आम एग्जांपल से समझ लेते हैं जो कि नीचे फिगर भी बनी हुई है। ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। नाउ एज पर जियोसेंट्रिक इनिशियल मॉडल, ये अभी तक टॉलेमी ने ये मॉडल नहीं दिया, ये एक और साइंटिस्ट थे, एक और फिलोसोफर थे। उन्होंने ये एक मॉडल दिया था इनिशियली। तो ये उसकी पिक्चर है। इट सेज कि अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड जितने भी प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, stars हैं, they are moving in a circular direction in uniform velocities. So it is the basic description of geocentric philosophy. जो जियोसेंट्रिक फिलोसफी है या मॉडल है, ये बहुत सालों तक जो ना हमारे सिविलाइजेशंस में रही है। क्योंकि एरिस्टोटल जो कि ग्रीस से थे उनका भी यही मानना था, एज आई एक्सप्लेन के प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने किस तरीके से फलसफे की शुरुआत की। कि प्लेटो का ये मानना था, फिथागोरस के बाद प्लेटो ने यही बताया कि अर्थ इज स्टैटिक एट सेंटर एंड स्फेरिकल। उन्होंने ये बताया कि अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ सेंटर है यूनिवर्स का और अर्थ मूव नहीं कर रही है, स्टैटिक है अपने पॉइंट के ऊपर। इसी बात की तस्दीक है, इस बात को इंडोर्स किया एरिस्टोटल ने। तो ये ग्रीस में भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस था, रोमन इजिप्ट में, क्योंकि जो टॉलेमी थे वो रोमन इजिप्ट के थे। और इस्लामिक गोल्डन एज जब इस्लामिक गोल्डन एज चल रही थी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, तो दुनिया में जब मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी, तो उस दौर में भी ये बात मानी जाती थी कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि उनका कहना ये था थियोलॉजिकली कि आदमी को अल्लाह ने खुदा ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। इस वजह से दुनिया का जो यूनिवर्स का एपेक्स है या सेंटर है वो दुनिया ही है और इंसान ही है। So moving forward, the rationale behind the theory और philosophy was कि हम रोज़ाना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये हमारी अर्थ है और हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो सूरज है वो मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है।
उसके अलावा हम देखते हैं चाँद भी जो है ना मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। नाउ इट इज़ क्वेश्चनेबल कि अर्थ स्पिन कर रही है या नहीं। इस वक़्त हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ़ ऑब्ज़र्वर स्टेटस से बात कर रहे हैं। वी आर ऑब्ज़र्विंग और जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, हम दुनिया पर हैं, तो रिलेटिव मोशन हमारे लिए हमें फ़ील नहीं होगा कि अर्थ इज़ स्पिनिंग। तो ऑब्ज़र्वर स्टेटस से अगर हम देखें तो अर्थ के गिर्द सूरज भी घूमता है और चाँद भी घूमता हुआ हमें नज़र आता आता है। एज़ रिटन हियर आल्सो द सन अपीयर्स टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ वन्स पर डे। The moon and the planets have their own motions. They also appear to revolve around Earth and once per day. जो इसके अलावा जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वो भी मूव कर रहे होते हैं। जो अगर हम ये अर्थ है, सपोज़ करें ये अर्थ है और ये मार्स है, ठीक है? इसको हम सपोज़ करते हैं, तो जब ये मूव कर रहा है, तो ना सिर्फ़ ये इसमें मूव कर रहा है, इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, बल्कि इसकी खुद की भी एक मोशन है, इसका खुद का भी एक मोशन है। तो ये रैशनल है बिहाइंड द फिलॉसफी ऑफ जियोसेंट्रिज्म। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमें स्टार्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं सेलेस्टियल स्फीयर पर, जो कि एक दिन में एक बार एक दिन पूरा करके एक राउंड अपना मुकम्मल करते हैं, जिसका एक्सिस हमारा जियोलॉजिकल पोल होता है। कि हम एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। सपोज़ करें ये अर्थ है, ठीक है? और ये हमारे साउथ और नॉर्थ और साउथ पोल हैं अर्थ के। सो जो स्टार्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे अर्थ के आउटर मोस्ट सेलेस्टियल स्फीयर में। आउटर मोस्ट ये बात याद रखें, इट इज द आउटर मोस्ट सेलेस्टियल स्फीयर। और ये स्टार मूव नहीं कर रहे, बेसिकली इट इज द सेलेस्टियल स्फीयर, इट इज इमेजिनरी स्फीयर जो मूव कर रहा है ड्यू टू प्राइम मूवर, प्राइम पावर। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। सो नंबर वन सन मूव करता है, नंबर टू मून मूव करता है, प्लैनेट्स मूव करते हैं, नंबर थ्री स्टार्स जो कि अपने सेलेस्टियल स्फीयर की वजह से मूव कर रहे होते हैं और बाद में कंप्लीट साइकिल करने के बाद उसी जगह पर आ जाते हैं, हमें वही स्टार्स रोजाना नजर आते हैं और उनके बीच में रिलेटिव स्पेस भी उतना ही रहता है। दूसरी बात जो इस थ्योरी की, इस फलसफे की बुनियाद है, इट इज कि हम जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जितनी भी प्लैनेट्स को, तो हम जब बैठे होते हैं तो हमें तो ये महसूस नहीं होता है कि अर्थ स्पिन कर रहा है। मतलब अगर हम दिमाग से सोचें तो फिजिक्स को हम एक बार भूल जाएं तो रिलेटिवली वी आर एट रेस्ट। ठीक है, अगर हम कोई मून से मुझे देखेगा तो मैं मोशन में हूँ, लेकिन अर्थ पे मैं हूँ। अर्थ की मोशन या अर्थ का स्पिन मेरे साथ इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई फॉर मी आई एम एट रेस्ट। तो मुझे ऑब्जर्व यही होगा कि अर्थ एक स्टैटिक बॉडी है। तो ये दो जो ना दो पॉइंट्स हम इससे निकाल सकते हैं इस जियोसेंट्रिक मॉडल के। नंबर वन के जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के गिर्द और अर्थ सेंटर में स्टैटिक है, अर्थ स्फीयर है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड जो कुछ की फीचर्स हैं, ये टॉलेमी का मॉडल है। इससे पहले फिथागोरस, एरिस्टोटल, एक्सोडस वगैरह ने भी अपने मॉडल दिए थे, लेकिन ये उसी से इंस्पायर्ड एक मॉडल है क्योंकि उन्होंने कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी अपने मॉडल की। थोड़ी सी एक चीज समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अर्थ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर ए है, ही इज ऑब्जर्विंग ए प्लैनेट मार्स। ये मार्स को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये रोजाना देखता है कि मार्स अभी यहाँ पर है और आइडियली यहाँ होना ऐसा चाहिए क्योंकि बाकी अर्थ स्टैटिक है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, तो मार्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से रोजाना अगर वो देखता जाए, इस तरीके से मूव करना चाहिए। लेकिन ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि ये ऐसे नहीं हुआ।
ये जो मूवमेंट थी ये कुछ देर तो ऐसे रही, फिर ऐसे हो गई और ऐसे करके चलती रही। नाउ ये जो एबनॉर्मल सा बिहेवियर है, ये एबनॉर्मल सा बिहेवियर कहलाता है रेट्रोग्रेड मोशन। अब ऐसा क्यों है? ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये ऐसा होता है। ये थियरी के अंदर नहीं है, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों होता है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए। प्लेटून का ये कहना था कि जो भी यूनिवर्स है ये परफेक्ट है, ये एक परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑर्बिट में मूव कर रही है। प्लेटो का फलसफा ये था, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट था। उसके अलावा जो टॉलेमी था उसका भी यही फलसफा था कि जितना भी यूनिवर्स है, इसके जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं या प्लैनेट्स हैं, ये परफेक्टली एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहे हैं। और अब ये मूव जब ऐसे कर रहे हैं तो ये ऐसे रेट्रोग्रेड मोशन क्यों हो रहा है? इसका जवाब जोनाह टोलेमी ने दिया, तो इसको भी हम समझेंगे। इसकी मैंने एक तस्वीर भी लगाई हुई है, यू कैन सी इट हियर, कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अर्थ से किसी प्लेनेट को, तो वी सी दैट रेट्रोग्रेड मोशन। इसी रेट्रोग्रेड मोशन की बुनियाद पर ये सारी रिसर्च हुई थी। वी विल बी स्टडीइंग इट। अच्छा जी, तो जो इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, नंबर 1, ये मॉडल ये कहता है कि अर्थ इज स्फेरिकल। स्फेरिकल क्यों है? हम इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। सपोज कि ये एक बोट है, मैं एक बहुत रफ सी एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उसके पेडल्स हैं, ठीक है, और ये समंदर से जा रही है। अब को सामने शोर नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे एक शोर नजर आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये बहुत रफ सी फिगर बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, ये इस तरीके की कोई ऑब्जर्व करते हैं। नाउ जब हम कश्ती से जा रहे होते हैं या किसी भी चीज से ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि दूर की चीज का बेस हमें नजर नहीं आ रहा होता। जैसे जैसे हम करीब जाएंगे तो ये जो इसके नीचे वाला बेस है वो भी हमें नजर आएगा। ये इधर तक इसका बेस होगा, इधर तक बेस होगा, लेकिन क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है और हम हायर एलिवेशन के ऊपर हैं, तो निचली चीज हमें नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमें जो सिर्फ नजर आ रहा है वो सिर्फ ये जो नजर आ रहा है, ये स्टेटमेंट नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो बेस है, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, वो हमें नजर नहीं आ रही है। इतना पॉइंट। सो नंबर 1, अर्थ इज स्फेरिकल, अर्थ इज स्टैटिक, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये आ गया। नंबर 2 पॉइंट जियोसेंट्रिज्म का ये है कि अर्थ इज स्टेशनरी एंड एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, with the sun, moon, planets, stars revolving around it. Earth is considered the unmoving anchor, while everything else is moves in the heavens. मैंने यही बताया, एक्सप्लेन किया हुआ है कि अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट के अंदर, अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर। नाउ टू एक्सप्लेन द रेट्रोग्रेड मोशन, जो ये टॉलेमी थे, उन्होंने एक मॉडल बनाया। मॉडल में उन्होंने अर्थ को जो था सेंटर में रखा। अर्थ के बाद उन्होंने मून को रखा, देन मरकरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। उस दौर में जो नेपच्यून एंड यूरेनस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अभी तक लोगों को नहीं पता था कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो इस चीज का नहीं पता था। सो वी आर एक्सक्लूडिंग इट। तो उनका ये कहना था, नंबर 1, कि ये जो स्टार्स हैं ये आउटर मोस्ट सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर हैं। ये फिक्स्ड हैं इस स्फीयर के साथ, ये मूव नहीं कर रहे हैं। ये स्टार्स हैं, ये नॉट मूविंग। व्हाट मेक देम मूविंग इज द सेलेस्टियल स्फीयर, जो कि फिक्स्ड स्टार के साथ ये जो मूव करता है, तो इसके साथ ये भी मूव करते हैं। नंबर 2,
कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये ना सिर्फ इस डायरेक्शन में अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं बल्कि ये एपिसाइकल में भी मूव कर रहे होते हैं। इनके अपनी एपिसाइकल होते हैं, उसमें भी ये मूव कर रहे होते हैं। As explained, to explain the irregularities in planetary motion, especially retrograde motion, Ptolemy introduced epicycle, small circular orbits that planets follow while also moving around the Earth. अब ये इस चीज़ की हम एक्सप्लेनेशन इस इमेज में देख सकते हैं। सपोज कि ये अर्थ है, नाउ जो प्लैनेट है वो ऐसे तो मूव कर ही रहा है अपने सर्कुलर पाथ में, लेकिन साथ में वो एक एपिसाइकल में भी मूव कर रहा है। ये जो मूवमेंट है इसकी वजह से ही जब हम अ, जो ना जब हम इनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमें ये रेट्रोग्रेड टाइप का मोशन शो होता है, जैसे कि ये निचली तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। टॉलेमी के मुताबिक इस वजह से ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन होती है, क्योंकि ये ऐसे भी मूव कर रहा है और साथ में ऐसे भी मूव कर रहा है। सो इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप की बन जाती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अगर हम अर्थ को एज ए स्टैटिक पॉइंट कंसिडर करें। तो इसको उसने जो नाम दिया एपी साइकिल का नाम दिया। नाउ ये जो एपी साइकिल है, ये जो मूव कर रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में भी, ये अर्थ के बाद मून, मरकरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, स्टार्स, अब ये जो मूव कर रहे हैं ये एपिसाइकल हो गए। ये जो ऐसे मूव कर रहे हैं या ऐसे मूव कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन है इनकी, अ, ये इनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव इल्यूजन कर रही है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो नहीं रहे, लेकिन बस इल्यूजन हो रहा है हमें। तो इसको इन्होंने एपिसाइकिल का नाम दिया। और ये जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, इसको उन्होंने नाम दिया डेफरेंस का। कि each planet follows a larger circular path called deferent. The center of the epicycle moves along the deferent. The deferent itself is centered near but not exactly at the earth. अब जब इन्होंने इसको बताया कि ये जो रेट्रोग्रेड मोशन हो रहा है, इसके पीछे ये एपिसाइकल्स ज़िम्मेदार हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि ये डेफरेंट के गिर्द मूव कर रहे हैं, तो भी ये बात प्रूव नहीं हुई थी। तो डिफरेंट साइटेंस में डिफरेंट अपनी वो फिलोसोफर ने अपने फ़लसफ़ा दिया, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो डेट्रेंट ये अपने डेफरेंट्स हैं, इसका जो सेंटर है वो अर्थ नहीं है, इसका अर्थ के करीब ही कोई एक पॉइंट है, ये वो सेंटर है। और उस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये इक्वल रहेगा कब किसी भी डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे ये प्लैनेट अगर यहाँ पर हो, यहाँ से भी ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये जो इसको इन्होंने नाम दिया इक्वेंट का। उसके बाद इनका ये कहना था कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये सर्कुलर मोशन में होते हैं और यूनिफ़ॉर्म होते हैं। इनकी जो वेलोसिटी होती है, सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी होती है, वो एक जैसी होती है और परफेक्टली ज्योमेट्रिकल शेप में ये होते हैं, एपिसाइकल के गिर्द जो घूम रहे होते हैं, और डेफरेंस के गिर्द भी। उसके बाद उन्होंने ये कहा, ये जो स्टार हैं आउटर मोस्ट सेलेस्टियल इमेजिनरी स्फीयर के साथ हैं, और ये स्टार मूव नहीं करते हैं, ये सेलेस्टियल स्फीयर है जो कि इनको मूव करती है, और ये स्टार फिक्स्ड है। अब ये जो सारा मोशन है इसके पीछे एक खुदाई ताकत है जिसको उन्होंने प्राइम मूवर का नाम दिया। जो टॉलेमी है उन्होंने जो मॉडल दिया, उन्होंने अर्थ को सेंटर में रखा, देन ही प्लेस्ड मून, मरकरी, वीनस, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये जो फिलॉसफी थी इसको चर्च की बैक हासिल थी। चर्च सपोर्टेड द फिलॉसफी ऑफ जियोसेंट्रिज्म एज इट अलाइंस विद द स्क्रिप्चर्स दे हैव, इट अलाइंस विद बाइबल, एंड बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर इस चीज़ को मानते हैं स्टिल। बहुत सारे मुस्लिम्स में भी ये फ़लसफ़ा पाया जाता है जो बिलीव करते हैं कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो फ़लसफ़ा था इट रिमेन्ड फॉर 1500 इयर्स अनचैलेंज्ड। किसी ने भी इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया। इट वाज़ अनचैलेंज्ड, किसी ने भी इसको चैलेंज नहीं किया।
और जितने भी साइंटिस्ट आए या फिलोसोफर्स आए, दे वर्कड बट बेस्ड जियोसेंट्रिक मॉडल। जितने भी आगे क्योंकि कोई भी इनका रेट्रोग्रेड मोशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था टोलेमी के मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद भी, तो अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग फ़लसफ़े दिए, अलग-अलग थियरी दी। तो उन्हों की जो बुनियाद थी वो यही जियोसेंट्रिक मॉडल था। तो अब ये जो फ़लसफ़ा था ये बुरी तरीके से नाकाम हो गया था रेट्रोग्रेड मोशन को बयान करने में। प्लैनेट्स जो अपनी ब्राइटनेस चेंज करते हैं उसको बयान करने में, और जो वीनस है उसके जो फेजेस हैं उसको बयान करने में। तो यहाँ पर एक एक शख्स उभर के आता है जिसका नाम है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने आइडिया दिया, उन्होंने पहली बार आइडिया दिया कि सन नॉट द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। उन्होंने ये कहा कि जो सेंटर है सोलर सिस्टम का वो सन है, अर्थ नहीं है। इतने साल से जो हम स्टडीज कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही मॉडल को बार-बार उसको सही साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर एक मॉडल ही गलत है तो आप उसको सही साबित नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने पहली बार सन को सेंटर ऑफ यूनिवर्स कंसीडर किया और अर्थ जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनकी मोशन को डिस्क्राइब किया। उनका कहना ये था कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, और अगर ये सन है, ठीक है, और ये ऑर्बिट है, तो अगर अर्थ मूव कर रही है अपने ऑर्बिट के अंदर, तो इसके एक्सिस के गिर्द ये स्पिन भी कर रही है। तो दो तरीके के मोशन है, ये स्पिन भी कर रही है, अर्थ इज स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग एज वेल। ठीक है, और स्पिन कर रही है किसकी बेस पे, एक्सिस की बेस पर। और ये एक्सिस कभी कभार टिल्ट भी हो जाता है। ठीक है, ये आपको जो एक्सिस नजर आ रहा है वो अब इसके गिर्द ये घूम रही है, जो अर्थ है ये घूम रही है, ऐसे इसके गिर्द भी घूम रही है। ये जो टिल्ट आ रहा है उस टिल्ट के साथ ये स्पिन इसका चेंज होगा और ये अपने ऑर्बिट में भी मूव कर रही है। अब जो स्पिन है अर्थ का, उसकी वजह से डे नाइट जो होती है वो आता है, और ये रिवॉल्विंग की वजह से जो ईयर होता है, हमारा जो साल होता है कंप्लीट होता है। और एक्सिस जो एक्सिस के गिर्द जो घूमता है, मैंने आपको बताया टिल्ट जो होता है, टिल्ट की वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस, डेली रोटेशंस ऑन एक्सिस, annual revolution around the sun, and a tilt of axis that explain the changing seasons। ठीक है, नाउ उनका ये भी कहना था कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। इनके अंदर कोई भी एपिसाइकिल नहीं है, कोई भी इसमें एपिसाइकिल नहीं है, जो कि पीछे एक्सप्लेन किया गया है एज पर कोपरनिकस। ये अपने अपने मदार में, अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटी अलग अलग है। मिसाल के तौर पर मरकरी जो रिवॉल्व कर रहा है, ये एक इमेजिनरी अनरियलिस्टिक सा फिगर में दे रहा हूँ। अगर 22 घंटों में सूरज का एक चक्कर काटता है, तो अगर अर्थ को हम लें तो वो अगर 24 घंटों में काट रहा है, तो एक पॉइंट आएगा ये डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी या स्पीड की वजह से, कि ये अगर सूरज है, ये अगर मरकरी है, तो ये अर्थ है, ये सब आमने सामने आ जाएंगे। तो ये जो आमने सामने आके जब मरकरी इसको क्रॉस कर देगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो हमें रेट्रोग्रेड मोशन नजर आता है। तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन दी गई रेट्रोग्रेड मोशन की प्लैनेट्स की। ऑल्दो ये जो फलसफा था इसकी कोई फाउंडेशन, साइंटिफिक फाउंडेशन एक रख दी गई थी, लेकिन इसको प्रूव नहीं कर पाए थे कोपरनिकस। सो इट रिमेन्ड द वर्ल्ड रिमेन्ड विथ
a geocentric model and church supported the geocentric model and कोपरनिकस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि चर्च से उनको अपोजिशन मिली फॉर दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स। अगर हम उसके बाद देखें जो एक केपलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्बिट है अर्थ के जो सन के सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है मूव करते हैं अपने ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, नॉट सर्कुलर। इनका जो पहला कानून था सर्कुलर नहीं है। ये जो ऑर्बिट्स हैं ये एलिप्टिकल जो ना मॉडल है, इसको उन्होंने लॉ ऑफ इलिप्सिस का नाम दिया। और इस बात ने दिस करेक्टेड द आइडिया ऑफ दैट प्लैनेट्स मूव इन परफेक्ट सर्कल, क्योंकि उनका ये कहना था प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन फोकस ऑफ एलिप्स। तो उनका जो दूसरा कानून ये था कि सपोज ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और हम टाइम फ्रेम लेते हैं 1 मंथ का। अगर अगर सूरज करीब है सो अर्थ विल एक जो सर्कुलर पाथ है एलिप्टिकल का, ये जो ना 1 मंथ में ये एक्स जो ना डिस्टेंस तय करता है। अगर ये दूर है तो ये लेस देन एक्स होगा। मतलब ये है कि जब सूरज करीब होता है अर्थ से तो अर्थ मूव्स फास्टर, और जब सूरज दूर होता है ज़मीन से तो अर्थ मूव स्लोअर। लेकिन जो उनका टोटल एरिया बनेगा वो सेम ही रहेगा। यू कैन सी कि सपोज इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है। अब इसकी वजह से जो एरिया बनेगा वो, और इस पोजीशन में जो एरिया बनेगा 1 मंथ के टाइम पीरियड में, A1 विल बी इक्वल टू A2। तो ये 2 फलसफे थे केपलर के। उसके बाद गैलीलियो आए, उन्होंने भी इंडोर्स किया हेलियोसेंट्रिक मॉडल को। उन्होंने ये बताया, उन्होंने पहली बार टेलीस्कोप का यूज़ किया, उन्होंने जुपिटर के जो मून्स थे उनको डिस्कवर किया और आज भी उनको गैलीलियन मून्स कहा जाता है। और उन्होंने ये बताया कि जो हर चीज़ है कायनात की वो अर्थ के गिर्द नहीं घूम रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो, जो चाँद है वो अपने प्लैनेट के गिर्द घूम रहे होते हैं, प्लैनेट्स अपने प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम के गिर्द घूम रहे होते हैं। सो ही बेसिकली गैलीलियो ने ये चीज़ हाइलाइट की। लेटर ही आल्सो डिस्कवर्ड द फिनोमेना बिहाइंड द फेजेस ऑफ वीनस। हमें पता है कि जो वीनस है हमें चाँद की तरह नज़र आ रहा होता है, कभी हमें पूरा नज़र आ रहा होता है, कभी हमें हाफ नज़र आ रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सूरज सेंटर में है और उसकी लाइट जो उस पे पड़ रही होती है वो जितनी हमें पड़ रही होती है उतनी हमें नज़र आ रही होती है, क्योंकि अर्थ पीछे है वीनस से ना, तो हमें एज अ ऑब्जर्वर जो हमें इस मोशन की वजह से नज़र आ रहा होता है, कभी कंप्लीट वीनस नज़र आ रहा होता है, कभी हाफ, जो कि टोलेमिक सिस्टम में हमें बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही थी। अगर हम इसी मॉडल को सूरज को हम निकाल दें, अर्थ को हम सेंटर में रखें और ये इस तरीके से भी मूव करेगा और अपने ऑर्बिट में ही मूव करेगा, तो सन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इसमें जियोसेंट्रिक मॉडल के अंदर फेजेस ऑफ वीनस को। उसके अलावा इट वाज आल्सो बिलीव्ड इन टॉलेमिक सिस्टम और प्लाटो और एरिस्टोटल कॉस्मोलॉजी के जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो परफेक्ट हैं। ये चीज़ बिलीव की जाती थी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं दे आर परफेक्ट, आइडियल एंड अनचेंजिंग, बट गैलीलियो ऑब्जर्व्ड सन स्पॉट्स एंड जो रफ सरफेस ऑफ मून, तो इस बात को भी गलत साबित कर दिया। तो इस बात का बैकलैश हुआ और गैलीलियो को इस बात के लिए सज़ा भी मिली और इसको इनका हाउस अरेस्ट कर दिया गया था इस बात पर। सो बिकॉज़ एट दैट टाइम थियोलॉजिकल गवर्नमेंट वाज़ देयर, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाज़ देयर, इट वाज़ प्रोमिनेंटिंग द स्टेट्स। सो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसकी हम एक समरी बना लेते हैं। समरी इज़ दैट कि नंबर 1 हमने ये पढ़ा कि जियोसेंट्रिज्म क्या होता है।
जियोसेंट्रिज्म में हमने ये पढ़ा कि अर्थ जो है वो सेंटर में है, स्टैटिक है और स्फेरिकल है। ऑर्बिट्स जो हैं वो परफेक्ट हैं और सर्कुलर हैं और यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर इनका है। ठीक है। और जियोसेंट्रिज्म में हमने ये भी पढ़ा कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स हैव प्लैनेट्स मूव्स अराउंड अर्थ एंड इन एपिसाइकल्स। और फिर हमने ये पढ़ा किस तरीके से ये जियोसेंट्रिज्म जो था कि कुड नॉट एक्सप्लेन द रेट्रोग्रेडेड, जो हमने मोशन पढ़ा, रेट्रोग्रेडेड मोशन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेटर वी आल्सो स्टडीड अबाउट हेलियोसेंट्रिज्म। ठीक है। हेलियोसेंट्रिज्म में हमने ये पढ़ा कि हेलियो मीन्स सन और सेंटर मीन्स सेंटर, और इसको कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि जो सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है वो सेंटर होता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं सन के गिर्द, और अपने अपने ये यूनिफॉर्म जो ना वेलोसिटी से ये अपने वो कर रहे होते हैं सर्कुलर मोशन में, लेकिन हर ऑर्बिट की अपनी एक वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से हमें इल्यूजन होता है रेट्रोग्रेडेड मोशन का। उसके बाद केपलर्स इफेक्ट हमने पढ़ा। केपलर्स जो बताता है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो इलिप्टिकल हैं, सर्कुलर नहीं है। और उन्होंने जो हमें बताया कि जो एरिया है अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम का लें, इट विल बी इक्वल जब सूरज करीब हो या जमीन के या दूर हो, एरिया विल बी इक्वल, बट टाइम विल बी, जब सूरज करीब होगा तो जो ना अगर सन नियर होगा तो अर्थ फास्ट करेगी मूव, और अगर फार होगा सो जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। सो आई थिंक आई शुड कंक्लूड द लेक्चर नाउ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया है, सो आई वुड रिकमेंड यू कि लाजमी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलती रहें वीडियोस की। तो दैट्स इट। थैंक यू।